बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हमें ये पता चल रहा है कि कहीं से डाटा मिला है। अभी मैं आपको उस डाटा के हवाले से एक सहाफ़ी हैं, उनका दावा, उनकी ऑडियो, उसमें क्या निकला, डाटा में क्या क्या मिला, पाकिस्तान के साबिक़ वज़राए आज़म, अहम तरीन शख्सियात, उनके कत्ल पर खुफिया इदारे की रिपोर्ट्स, ज़िम्मेदार कौन, कत्ल कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ और क्या कंक्लूजन निकला, ये रिपोर्ट्स, इसके अलावा पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात की नंगी तस्वीर, नंगी वीडियोस, कंप्रोमाइज्ड हालत में तस्वीर और वीडियोस, ये मिली हैं एक जगह से, पंजाब में एक जगह से, और सहाफ़ी इस हवाले से मालूमात दे रहे हैं। और ये मिली कैसे हैं? ये बिल्कुल किसी जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की स्टोरी है। जैसन बॉन्ड जो है उसकी सीरीज़ की स्टोरी, जैक रीचर जैसी कोई स्टोरी है। ये स्टोरी मैं आपके सामने तमाम की तमाम चीज़ें रखूंगा। और इसके अलावा डज गॉड एग्जिस्ट, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इस बहस के बाद हमारे सामने कुछ चीजें आई हैं, उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को एक मौका दिया गया है। बकौल पाकिस्तान में कुछ खुफिया इदारों के जराए के, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ सोर्सेस के मुताबिक, हुकूमती शख्सियात के कुछ सोर्सेस के मुताबिक, जो पीटीआई के ऑपोजिट हैं, उनके मुताबिक एक मौका, एक मोहलत दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो अपनी समत दुरुस्त कर ले, अपनी डायरेक्शन दुरुस्त कर ले, अपनी सियासत ठीक कर ले। वगरना अब उसके साथ वो होगा कि अब तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इमरान खान के साथ वो होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो होगा कि अलमान अल हफीज कानों को हाथ लगाना पड़ेगा। हुआ यह है कि जनरल फैज हमीद जो गिरफ्तार हैं, उनके हवाले से उनकी गिरफ्तारी के बाद तो धड़ाधड़ ऐसे चीजें सामने आ रही हैं कि जैसे पाकिस्तान के हर जुर्म का इर्तिकाब जनरल फैज हमीद ने किया है। यानी मुझे तो यह लग रहा है कि जनरल फैज हमीद ने जो किया है वो भी उसने किया है, और जो नहीं किया, हमारे यहां ऐसे सहाफ़ी, ऐसे तज्जियाकार, ऐसे साबिक अस्करी तज्जियाकार मौजूद हैं, टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी आ रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि हर पाकिस्तान का गलत काम वो जनरल फैज हमीद ने किया। और यकीन जानिए, मुझे ये भी लगता है कि अगर जनरल फैज हमीद की उम्र होती ना कुछ 104 साल, 105 साल, तो कायदे आज़म का कत्ल, लियाकत अली खान का कत्ल, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के हवाले से जो रिपोर्ट आई थी कि उनकी बॉडी पर तशद्दुद के निशानात भी मिले थे, तो उनका भी कत्ल हुआ था, ये सब भी फैज हमीद पर डाल दिया जाता अगर जनरल फैज हमीद की उम्र होती 105 साल के आसपास। ये भी मुमकिन था, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। तो हमारे यहां सहाफ़ी कुछ करे, यानी जनरल फैज हमीद ने जो किया होगा। जनरल फैज हमीद के आबाई इलाके के कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई है खबर के सिलसिले में। वो कहते बड़ी ज्यादतियां की गई हैं, और बंदा ताकत के उरूज पर था, उसने बहुत कुछ किया है, और हमारे पास हम नहीं बता रहे, क्योंकि अब बताते हो ऐसा लग रहा है कि यार पहले बताते ना हिम्मत थी। तो आप सोचते हैं कि यार ठीक है, इदारे काम कर रहे हैं, निकाल लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कहानियां पता चलती है, लोग ये भी बता रहे हैं। लेकिन हुआ कि अफसार आलम साहब ने एक वीडियो की, और अफसार आलम साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को मौका दिया जा रहा है कि अपनी समत दुरुस्त कर लें, वरना 9 मई का, 2 केसेस की बात हो रही है, एक 9 मई का केस और एक वो जो आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इमरान खान साहब ने पिंडी में लॉन्ग मार्च करके जाके जलसा किया था, वो उन दोनों का जो केस है, उस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो होगी। फैज हमीद के हवाले से ऐसे सबूत आ गए कि फिर कुछ नहीं बचेगा। तो अगर ठीक होना है तो हो जाए। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोहलत दी गई है। निकला क्या है, अब मैं आपको बताता हूं निकला क्या है। अफसार आलम साहब बताते हैं कि लतीफाल में, अच्छा वो लतीफाल को भी लतीफ वाल कह रहे हैं अपनी वीडियो में, कहते हैं फैज हमीद की एक डायरी मिली है, उस डायरी का पासवर्ड फैज हमीद ने खुद दिया। आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो देखिए, तो वो कहते हैं डायरी का पासवर्ड फैज ने खुद दिया, ये थंबनेल पे लिखा हुआ है। वो कहते हैं डायरी मिली है, डायरी का पासवर्ड फैज ने खुद दिया है। अब वो कहानी बताते क्या है कि लतीफाल में फैज हमीद का एक महल जैसा घर है, महल जैसा। अब मैंने चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी दोस्तों से, वहाँ पर मौजूद लोगों से, और अब बड़ा आसान काम है, आप गूगल मैप पे डालें चकवाल के रियल एस्टेट डीलर निकल आए,
रेस्ट हाउस वाले निकल आए, कुछ लोग निकल आए, 2-4 लोगों से बात करें और उनसे एक सादा सा सवाल पूछ लेना कि यार जनरल फैज हमीद का घर जो है वो कितना बड़ा होगा, आपने देखा है? एक आध बंदा आपको बता देगा। और फिर अपना तारुफ करा के जब मैंने ये पूछा तो उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा घर है, लेकिन क्या उसको महल करार दिया जा सकता है? तो उसको महल नहीं करार दिया जा सकता। उन्होंने कहा एक फार्म हाउस है, वो घर से अच्छा है, लेकिन उस फार्म हाउस तक जनरल फैज हमीद ने कोई लंबी चौड़ी सड़क भी बनाई, उसके दरवाजे तक जाती है, ज्यादती है, लेकिन उसको भी महल करार नहीं दे सकते। अब अफसार आलम साहब कह रहे हैं कि घर है, घर महल जैसा है, उस महल जैसे घर में एक बड़ा कमरा है, बड़े कमरे का एक बड़ा मजबूत दरवाजा जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, उस दरवाजे पे लगा हुआ है पासवर्ड। और यानी वो वैसा बता रहे जैसे वो नहीं होता वॉल्ट। आपने अगर शाहरुख खान की हैप्पी न्यू ईयर देखी है या हॉलीवुड की कई फिल्म्स देखी हैं कि एक बहुत बड़े हॉल का ऐसा दरवाजा होता है कि वो उसमें व्हील घुमाते हैं, पासवर्ड लगा के सलाखें जाके लॉक होती हैं, वो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉक होता है। तो वो कह रहे हैं किसी वॉल्ट जैसा दरवाजा, वो खोल के अंदर गए तो फर्श से छत तक अलमारियां ही अलमारियां, अलमारियों के ऊपर खाने, खानों के ऊपर ताले, सारे ताले पासवर्ड वाले। और फिर उसके बाद उन तमाम तालों का पासवर्ड, वो पासवर्ड जो है दरवाजे पे पासवर्ड लगाया, अंदर गए और अंदर सारे खाने और सारे लॉकर और उन तमाम लॉकर का पासवर्ड एक डायरी के अंदर, डायरी का भी पासवर्ड। तो वो पासवर्ड लगा के वो ताले खो। अब डायरी के पासवर्ड पे मैं अभी आता हूं, आपको सुनाता हूं अफसार आलम साहब क्या बता रहे हैं उनकी अपनी जबान से। लेकिन फिर वो कहते हैं कि ये जो खाने दीवार में थे ना, डायरी से पासवर्ड निकाला, पासवर्ड निकाल के वो खाने खोले, उनमें से क्या निकला? वो कहते हैं अरबों रुपया निकला, डॉलर्स में, पाउंड स्टर्लिंग में, पाकिस्तानी करेंसी में, मुख्तलिफ करेंसीज में। उन बैग्स में से अरबों रुपया निकला, लाखों करोड़ों नहीं अरबों। फिर वो कहते हैं ज्वेलरी निकली, ज्वेलरी के अलावा हीरे निकले। यानी ज्वेलरी में अफसार आलम साहब ने यह भी बताया, ज्वेलरी में जड़े हीरे नहीं, लूज हीरे अलग पाउचेस में, अरबों रुपए मालियत के हीरे निकले। और फिर वो कहते हैं प्रॉपर्टी की डिटेल्स निकली, मुख्तलिफ लोगों की प्रॉपर्टी की डिटेल्स निकली, प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स निकली। और फिर उसके बाद उनकी किसका प्रोजेक्ट है, कौन है, किसका नाम है, उसके नाम के साथ उसका पता, उसका फोन नंबर वगैरह, ये डिटेल्स भी मौजूद थी। और डायरी में फैज हमीद ने लिखा हुआ था कि वो 2025 में, 26 में, 27 में, 32 तक, 2032 तक फैज हमीद क्या करेगा। फैज हमीद ने साल के हिसाब से यह भी लिखा होता कि क्या करेगा 2032 तक। अब यानी 10 साल यहां से आप लगा लीजिए कि फैज हमीद जो हैं वो 2022 से बन रहे थे ना, तो 2032 तक ये फैज हमीद ने प्लान लिखा हुआ था। अब अफसार आलम साहब बताते हैं जिसमें खच है ना, बहुत बड़ी खच। अब ये अफसार आलम साहब से मारी गई है उनकी गलती से या बताने वाला खच है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अफसार आलम साहब क्या बता रहे हैं खुद उनकी जबान से सुनिए, आपको मजा आ जाएगा सुन के। सुनिए। और उन तमाम के पासवर्ड एक डायरी में लिखे हुए थे। अब ये जो डायरी है ना, ये बड़ी एक दिलचस्प और अजीबोगरीब कहानी है, जासूसी डाइजेस्ट जैसी। और इसमें ये डायरी वैसे तो हाथ से लिखने वाली डायरी थी, ये डायरी वैसे तो हाथ से लिखने वाली डायरी थी, ये डायरी वैसे तो हाथ से लिखने वाली डायरी थी, हाथ से जिसके ऊपर लिखा जाता है। आम जो डायरियां हम देखते हैं, आम जो डायरियां हम देखते हैं, आम जो डायरियां हम देखते हैं, लेकिन इस डायरी के ऊपर एक पासवर्ड था। उस पासवर्ड से ये डायरी खुलती थी और बंद होती थी। जब ये डायरी लोगों के हाथ लगी जिन्होंने फैज हमीद को गिरफ्तार किया था, तो उसमें प्रॉब्लम था एक। उसमें प्रॉब्लम ये था कि डर ये था कि अगर इस डायरी को खोलने की कोशिश की गई, गलत पासवर्ड लग गया या इसको जबरदस्ती खोलने की कोशिश की गई, तो इसके अंदर जो कुछ है, जो डेटा है, जो कुछ लिखा हुआ है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट ना हो जाए, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट ना हो जाए, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट ना हो जाए। तो एक आम सी डायरी, हाथ से लिखने वाली डायरी, हाथ से लिखने वाली, उस डायरी पे पासवर्ड होता है। आपने देखा है वो खासतौर पे बच्चियों को, लड़कियों को बड़ा शौक होता है, खूबसूरत सी डायरी ले लेती हैं, उसमें वो स्लैम बुक बना लेती हैं या शायरी वगैरह लिख लेती हैं, अपनी पर्सनल बातें वगैरह लिख लेती हैं, और उसके बाद उसको वो लॉक होता है नंबर वाला, वो लगा देती हैं और डायरी नंबर वाले लॉक से खुलती है। अच्छा, हाथ से लिखने वाली डायरी है, आम सी डायरी, मैंने बार बार सुना है आपको, आम सी डायरी है, तो वो अगर आप खोलेंगे, नहीं खुलेगी, जोर लगाएंगे तो ऊपर गत्ते का जो कवर है वो फट जाएगा, कोई एक चीज फट जाएगी, खुल जाएगी डायरी। हाथ से लिखने वाली डायरी, बार बार बताया अफसार आलम साहब ने। अब वो कह रहे हैं कि उसमें पासवर्ड था और अगर खोलते
जबरदस्ती, तो वो डाटा उसका डिलीट हो जाता, सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता, सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता, सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता। अब अगर आप ये बता रहे हैं तो फिर वो आम सी डायरी नहीं है। मतलब कौन सी बातें कर रहे हैं, ये कौन सा जेम्स बॉन्ड है जो आपको बता भी रहा है कोई गैजेट, इंफॉर्मेशन, टेक सेवी कोई चीज, और फिर उसके बाद चवले भी मार रहा है। तो अजीबो गरीब काम है। तो मेरा ये ख्याल है कि अफसार आलम साहब ने जो बताया उसमें बहुत ज्यादा गलतियां मौजूद है। फैज हमीद साहब के पास से बहुत कुछ निकला होगा, लेकिन अब उसके बाद तो कहानियां है ना कि पता नहीं क्या निकल आया। वो चीजें आ रही हैं हमारे सामने और आती रहेंगी। अब इसी में वो ये बताते हैं कि उन जमीन से नीचे तक, जमीन से ऊपर तक जो अलमारियों में चीजें हैं, उसमें ऐसी भी चीजें मौजूद हैं कि उसमें आईएसआई का डाटा है, साबिक वज़ीर आज़म के कत्ल वगैरह पर जो बनाई गई चीजें, रिपोर्ट्स वगैरह, किसने कत्ल किया, क्या हुआ, तफ्तीश में क्या निकला, मुजरिम कौन, वो भी फैज हमीद अपने पास ले गए थे। और उसमें अहम तरीन शख्सियात की तस्वीर और वीडियोस नंगी वो भी मौजूद हैं। तो अफसार आलम साहब, एक तो आप इतने बड़े सहाफ़ी हैं, मेरे भी डायरेक्टर न्यूज़ रह चुके, तो पहले तो एक काम करें, बतौर सहाफ़ी ये डिमांड करें कि यार ये कौम का, जैसे एप्स्टीन फाइल सामने आ रही है ना, तो ये कौम का डाटा है, लीक, इसको लीक क्या सामने लेकर आए, रखे कौम के सामने। ये क्या पागलपन है कि नहीं जी वो फैज हमीद के पास चला गया और आईएसआई के पास मौजूद है, इदारों के पास मौजूद है, तो सामने लेकर आए। ये नहीं चलेगा, इस कौम के हकाइक इस कौम को पता चलने चाहिए। दूसरा, ये जो नंगी तस्वीर वगैरह हैं, ये फैज हमीद ले गए, तो ये किसी इदारे की हैं, जिस इदारे में थे उस इदारे की हैं, तो ये उस इदारे का काम है। ये आप फिर उस इदारे के बारे में बात कर रहे हैं, और उस इदारे ने ही सब कुछ किया था, फैज हमीद वहां से ले गए थे, जो चीजें उनके पास नहीं होनी चाहिए थी वो उनके पास थी। तो भाई ये जो बड़े बड़े लोग कंप्रोमाइज हालत में निकलें, क्या ये पकड़ना इदारों का काम है? किसी की निजी जिंदगी, बेडरूम में कैमरे लगाना, अभी बेडरूम में कैमरे पे इतना शोर हुआ है, तो क्या ये इदारों का काम है? आजम सवाती साहब का भी शोर और जज साहब का, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का भी शोर, तो क्या ये इदारों का काम है? ये भी नहीं है। तो अफसार आलम साहब आप कर रहे हैं सरासर ज्यादती। मैं डिमांड करता हूं, आप भी डिमांड करें कि डाटा सामने आना चाहिए। अगर ये निकला है, नंगी तस्वीर और वीडियोस छोड़ दीजिए, उससे कुछ लोगों को दिखाकर बता दिया जाए कि क्या हो रहा है, और उसकी डिटेल्स सामने आ जाए। उनको लीक ना करें, किसी के नंगे बदन को लीक ना करें, लेकिन उनकी डिटेल्स तो सामने आए। और साथ में ये जो कत्ल की रिपोर्ट्स हैं अहम तरीन शख्सियात की, ये भी सामने आए। अजीबो गरीब मजाक है कि जी ये भी सामने नहीं आएगा, तो इसकी तो मैं डिमांड करता हूं कि सामने आना चाहिए। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि जो डज गॉड एग्जिस्ट वाली डिबेट है, इस डिबेट के बाद क्या हुआ है? देखिए, इस डिबेट के बाद लल्लन टॉप नाम का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी, और शमाइल नदवी साहब के चैनल पर भी इसकी वीडियो अपलोड हुई, मिलियंस में इसके व्यूज हैं। हमने कुछ एक रिसर्च निकाली और कुछ टूल्स लगा के जो कमेंट्स हैं उनके जरिए कुछ चीजें मालूम की। इन वीडियोस के दोनों चैनल्स पर अपलोड होने के बाद, लल्लन टॉप पर भी और शमाइल नदवी पर भी, उसके बाद क्या हुआ, मैंने इस रिसर्च में सवालात दिए और उनके जवाबात निकाले। तो लोग जिन्होंने ये कहा इस डिबेट के बाद कमेंट्स में कि मैं एक्सेप्ट इस्लाम करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद, वो हैं 7। बहुत बड़ी बात है। जो ये कह रहे हैं कि आई प्लान टू कन्वर्ट टू इस्लाम, वो हैं 6। बहुत जबरदस्त कामयाबी है। वो लोग जिन्होंने कहा कि मैं एक डिफरेंट रिलीजन पर था, मैं इस्लाम कबूल कर चुका, ऐसे लोग हैं 10, पहले से कर चुके। फिर एथिस्ट जिन्होंने इस डिबेट के बाद कहा कि आई बिलीव इन गॉड, इस वीडियो को देखने के बाद, वो हैं 1, और ये एक चैनल का था। फिर मजीद, यानी ये 7, 6, 13 और मजीद लोग, और उसके बाद दूसरे चैनल पर वो लोग जिन्होंने कहा इस्लाम कबूल करता हूं 3, वो लोग जिन्होंने ये कहा कि मैं अब कन्वर्ट होना चाहता हूं, वो हैं 2, तो ये पहले भी मौजूद थे। और फिर वो लोग जिन्होंने कहा कि अब मैं खुदा पर यकीन रखता हूं, यहां पर भी 1। और इसी डाटा एनालिसिस में हमने ये भी चेक किया कैसे लोग जिन्होंने जावेद अख्तर की गुफ्तगू से ये कहा हो, वैसे बहुत ही फजूल गुफ्तगू थी जावेद अख्तर की, लेकिन जावेद अख्तर की गुफ्तगू से ये कहा हो कि हां अब मैं एथिस्ट हो गया, या मैं किसी मजहब पर था अब वो मजहब छोड़ना प्लान कर रहा हूं, या जावेद अख्तर बिल्कुल ठीक थे, ऐसे लोग निकले तीनों सवालों की शक्ल में 0।
कुछ लोगों ने अपना एनालिसिस जरूर दिया, लेकिन इन कमेंट्स में ऐसे लोग निकले जीरो। तो इस डिबेट का ऐसे तो कोई रिजल्ट आपके सामने नहीं था कि कौन जीता, लेकिन जीरो लोग निकले। दूसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि डज गॉड एग्जिस्ट, ये डिबेट थी, ये नहीं थी कि डज अल्लाह एग्जिस्ट। तो शमाइल नदवी साहब के पास जो साबित करने के लिए था, उसमें उनके हथियार के वो कुरान का हवाला नहीं देंगे, हदीस का हवाला नहीं देंगे, तारीख इस्लाम का हवाला नहीं देंगे। और बात हो रही है गॉड पर, तो वो इस्लामी तालीमात में गॉड लिमिटेड हो जाता है अल्लाह तक, तो इसलिए वो इस्लामी तालीमात का हवाला नहीं देंगे। एक शख्स जिसकी तरबियत, जिसकी तालीम, सारी अपब्रिंगिंग वो है कुरान पर, तारीख इस्लाम पर, अहकामात इलाही पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, उस शख्स ने, उसके तमाम हथियार उससे ले लिए गए, उस शख्स ने ये डिबेट विन की है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और फिर आप अगर शमाइल नदवी को देखें तो एक नौजवान, जावेद अख्तर को देखें तो एक बहुत बड़ा बुजुर्ग और एक बहुत बड़ा नाम, वो शख्स जो बहुत ज्यादा एक्सपोजर, एक्सपीरियंस रखता है, बहुत लिख चुका है, बहुत पढ़ चुका है, वो एक नौजवान के सामने, जिससे जाहिर है कि बहुत लिखा पढ़ा है, ऑथर है और उसके अलावा वो लेक्चरर है, उस शख्स के सामने अपने तमाम तर तजुर्बे के बावजूद भी बहुत ही बोदा, बहुत ही बोना साबित हुआ। यह शमाइल नदवी की बहुत बड़ी कामयाबी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।